देखिए बेटा, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो नया चैप्टर का नाम है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले आप लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरा प्यारा बेटा, जब मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड तुमने सुना है, कोऑर्डिनेशन। शायद आप लोगों ने टेंथ में ये कभी पढ़ा होगा। ये आप कहाँ सुने होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तौर पे। चलिए मैं चीज़ें समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा, अगर आप लोगों को मैं बातें बताऊं, तो आप लोगों को ये बात तो मालूम है कि केमिकल बॉन्ड क्या होते थे। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता था ऐसे अट्रैक्शन फोर्स, दोज अट्रैक्शन फोर्स बाय विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल आर बाउंडेड विद ईच अदर। मतलब कोई भी एटम और आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी, जो जिस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से जुड़ते थे, जिस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे से बंधे होते थे, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम एक नाम देते थे, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड आपने पढ़े थे तीन तरीके के। सबसे पहला जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था मेरा प्यारा बच्चा, जिसे हम जानते थे कोवलेंट बॉन्ड के नाम से। कोवलेंट बॉन्ड के अलावा एक दूसरा था जिसे हम जानते थे किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा? आयनिक बॉन्ड के नाम से। और वहीं पे एक आप और बॉन्ड जानते थे, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड तो आप लोगों ने कई सारे पढ़े हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरे सामने एक नेक्स्ट बॉन्ड होता था, उसे आप जानते हो किस नाम से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते थे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हम आयनिक बॉन्ड को ही जानते हैं किस नाम से? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सारी चीजें सिंपल थी। आपको मालूम था कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता था उसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती थी। एक इलेक्ट्रॉन इसका होता था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता था, और ये दोनों आपस में एक म्यूचुअल शेयरिंग करते थे। और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता था उसे कहते थे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन वहीं पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वो एक ही एटम के होते थे, सेम एटम के। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते थे। ये भी एक शेयरिंग ही है। शेयरिंग इधर भी है, बस ये म्यूचुअल शेयरिंग है, ये दूसरे टाइप की शेयरिंग है। इस शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन देता था उसे हम जानते थे किस नाम से? डोनर एटम के नाम से। और जो एक्सेप्ट करता था इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते थे एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एटम के नाम से जानते थे। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता था। आपको मालूम होगा, यहां पर कुछ एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, आपने एक बढ़िया एग्जांपल पढ़ा होगा हाइड्रोनियम के अंदर। हाइड्रोनियम आयन अगर आप देखो, हाइड्रोनियम या अमोनियम आयन, उनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था। रीजन, हाइड्रोनियम आयन क्या, जो जब किसी भी एसिड में, जब किसी भी एसिड जो H+ रिलीज करता है, वो फ्रीली कहाँ एग्जिस्ट करता था? जैसे ही उसको पानी में डालो तो तुरंत देखो वो वाटर के साथ कंबाइन करता था, और कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता था। कैसे कंबाइन करता था, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू था। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैं इनको जानता हूँ क्या बुला करूंगा? मैं उनको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बोलूंगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर वो किसको दे देते थे? हाइड्रोजन को, H+ को। और जैसे उसको देते थे और एक यहाँ पर बॉन्ड बनता था, इस बॉन्ड को हम एक नाम देते थे, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने थोड़ा सा आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी कोई चीज तुम पहले पढ़ते थे। ऐसा ही कुछ बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तौर पे जाना जाता है, वो जिन कंपाउंड में पाया जाएगा उन कंपाउंड को कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से एनालाइज करने के लिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी होता है, कैसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के लिए, उन सारी चीजों को यहां तक हम थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। एक बात और जरा समझ लो, ये जो चैप्टर है मेरा प्यारा बच्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको देखो हम कवर कैसे करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, इसको कवर कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो एक टॉपिक होता है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स से एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स वाला जो पार्ट है वो आज आपका कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद फिर हमारे सामने एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी से कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बढ़िया है, समझना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पुराना जो हिस्ट्री है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है, वो आईयूपीएसी नेमिंग या स्ट्रक्चर बनाना। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म में वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हटा दिया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस बार सिलेबस में है, लेकिन मैं दोनों डिस्कस करूंगा। एंड आफ्टर दैट दो अनदर टॉपिक है। एक का नाम है जिसको बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बढ़िया, इसको इंपॉर्टेंट बोलेंगे, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। और एक सीएफटी,
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। और बाकी अदर में, अदर का मतलब कभी कभी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। मेन देखा जाए तो 6 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो कोऑर्डिनेशन टॉपिक आपका पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। देखो जरा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कहां से। कहानी में क्या था कि एक्चुअली मान के चलो कि तुम्हारे सामने सॉल्ट है, ये सॉल्ट है 1, और हम एक दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट है, इसको तुमने हीट किया लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, इतना हीट किया कि इसके वेपर बने, वेपर बनने का मतलब ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वहीं पे तुम्हारे सामने एक दूसरा सॉल्ट था, वहीं पे तुम्हारे सामने एक दूसरा सॉल्ट था, सॉल्ट नंबर 2। उसको जब तुमने हीट किया तो भाई उसके भी वेपर बने। ये दोनों वेपर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाने के बाद ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैस, इसको जब हम प्यारा बेटा क्या करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे, कंडेंसेट करेंगे। जैसे ही इसको कंडेंसेट करेंगे मतलब ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल दे देंगे, ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये क्रिस्टल दो चीजों के होने के चांस है। मतलब आपने 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट के वेपर बना करके, मिक्स करके, उनको ठंडा करके, कंडेंसेट करके जब क्रिस्टल ऑब्टेन किए, ये क्रिस्टल, इनको हम नाम देंगे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। मतलब आपको मिलेंगे क्या, आपको मिलेंगे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड मिलेंगे। ये मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड बेसिकली दो चीजों के होते हैं, या तो डबल सॉल्ट के होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के होंगे। मतलब तुम्हें या तो डबल सॉल्ट मिलेगा, तुम्हें या तो क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। अब जरा इनके बारे में हम देखते हैं। जब मैं डबल सॉल्ट के बारे में बात करता हूं तो डबल सॉल्ट के कुछ अच्छे एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मोहर सॉल्ट, जैसे पोटासियम। मैं मोहर सॉल्ट की बात करूं तो मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6 होता है। ये आपके बड़े काम का है, ये वाइमा में भी आपके काम का है। जब कभी प्रैक्टिकल होगा, टाइट्रेशन जब करते हो ना मोहर सॉल्ट और ऑक्जेलिक एसिड का, तो वहां पर भी तो मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन है। आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला जरा बताओ क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये जरूरी है। और कुछ डबल सॉल्ट में देखो पोटासियम है, जिसको फिटकरी बोलते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। आप मोहर सॉल्ट को जरा देखो, मोहर सॉल्ट जो होता है जनरली ऐसे देखने को मिलेगा, लाइक दिस। तो इसको जब पानी में डालोगे ना तो वो भी ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन कभी कभी देखो वो येलोविश हो जाता है। वो एक्चुअली जो मोहर सॉल्ट जब काफी टाइम के लिए रख दो ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वो ऑक्सीडाइज होगा तब वो जाके थोड़ा येलोविश हो जाता है। अदरवाइज मोहर सॉल्ट जनरली देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा, इस तरीके के क्रिस्टल मिलेंगे। फिटकरी सुना होगा, देखा भी होगा। फिटकरी जो होता है वो जनरली आपको व्हाइट कलर का इस तरीके का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं पोटास एलम। फिटकरी जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटास एलम। इसका भी फॉर्मूला दिमाग में रखो, जनरली टीचर पूछना पसंद करते हैं ये दो फॉर्मूले। अच्छा, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत हो कि डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। अभी डबल सॉल्ट को दिमाग में रखिए। डबल सॉल्ट जनरली कब मिले हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट को हमने एक फिक्स रेशियो और प्रोपोर्शन में एडअप किया, उनके वेपर को हीट करके, मिक्स करके, फिर उनको कंडेंसेट कर लिया, जिनको हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड बोले थे। और उसी में कुछ कंपाउंड तुम्हें मिलेंगे जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसा देखोगे तो कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन हो रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं, जरा देखिए, गौर करिए। यहां पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें तुम ये ब्रैकेट का हिस्सा देख रहे होगे, ये ब्रैकेट का हिस्सा जनरली आयोनाइज नहीं होता है। जनरली मैंने बोला आयोनाइज नहीं होता है, मतलब मान के चलो कि तुमको जब 12th में पढ़ाया जाएगा तो जनरली आयोनाइज होता ही नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें ये जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन है, मतलब इधर की नहीं बात करो, ये वाला हिस्सा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, वो डू नॉट आयोनाइज, वो नहीं आयोनाइज होता है। लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, जिनमें नहीं आयोनाइज होता है उनको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन जिसमें आयोनाइज हो जाता है उसको इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कुछ है एग्जांपल जिसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला हिस्सा भी पानी में जाने पे आयोनाइज होगा, पूरा तो नहीं लेकिन अप्रेसिएबल अमाउंट में, ठीक ठाक, पार्शियल डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब तुमसे कोई बोले कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा होता है वो आयोनाइज नहीं होता है। आयोनाइज का मतलब पानी में डालो तो नहीं टूटता है, लेकिन कुछ टूट जाते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिए। अब आगे मैं बात करता हूं, चीजें भी समझ में आपको आना चालू हो जाएंगी। पहले ये देखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम भाई पढ़ते क्यों, क्या है जरूरत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने की। डेली लाइफ में कई जगह पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो यूज होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, आप देखते हो जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पूछता है ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब एप्लीकेशन आता है, कई बार ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इवन कंपटीशन में पूछा जाता है कि बताओ हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, वो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है।
तभी तो कहते हैं कि आयरन की कमी हो गई तो ब्लड से रिलेटेड। तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल जो प्लांट में पाया जाता है, जो उसको ग्रीन कलर देता है, वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B12 वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है? कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये तीन तो मेन है। ये मतलब वाइडली यूज होने वाले कुछ बार बार पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, उस हिसाब से याद करो। हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हम अपने डेली लाइफ में कई तरीके से देखते हैं और समझते हैं। अब ये है क्या, इसको जरा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहते हो तो पहले इसको जरा कंपेयर कर लो डबल सॉल्ट से, क्योंकि जब क्रिस्टल तुमने ऑब्टेन किए थे वो क्रिस्टल दो चीजों के थे, या तो डबल सॉल्ट के या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। तो क्यों ना जरा इनके बारे में हम अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। एक डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन कहो या फिर आप कहो एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पॉइंट नंबर 1 कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं केवल सॉलिड स्टेट में। मतलब वो एक्वस स्टेट में जब आते हैं तब वो डिसोसिएट हो जाते हैं, फिर उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। एग्जिस्टेंस नहीं रहता है का मतलब क्या? मतलब डबल सॉल्ट जैसे तुमने लिया, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुमने ये लिया कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर तुमने वाटर भर दिया, ठीक है, हमने वाटर भर दिया, ठीक है, जैसे हमने ये वाटर भर दिया, ब्लू है पानी, पानी वो मजाक कर रहे हैं, मतलब वाटर ट्रांसपेरेंट, हमने कहा तुमने वाटर भर दिया। अब इस वाटर के अंदर तुमने क्या भर दिया? फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट डाल दिया, अमोनियम सल्फेट डाल दिया, 6H2 डाल दिया। पानी में डाला नहीं कि बिखर जाएगा, बिल्कुल चिथड़े उड़ जाएंगे, ये बिल्कुल टूट जाएगा Fe2+ में, ये टूट जाएगा SO4 2- में, ये टूट जाएगा अमोनियम आयन में, ठीक है, NH4+ में, और ये वाटर के मॉलिक्यूल अपने अलग। मतलब मोहर सॉल्ट का अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो मोहर सॉल्ट ना होकर पूरा पूरा आयन में बिखर गया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये जो डबल सॉल्ट होते हैं इनका एग्जिस्टेंस केवल सॉलिड में होता है। मतलब वो सॉलिड में मोहर सॉल्ट के तौर पर रहेगा, नहीं तो आयन कहेंगे, आयन की फॉर्म में ब्रेक कर गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि दे डू नॉट मेंटेन, वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं। क्या नहीं मेंटेन कर पाते हैं? दे डू नॉट मेंटेन, दे डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। दे डू नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, देखिए इसमें देखो, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट। मतलब ये चाहे सॉलिड की बात कर लो चाहे सॉल्यूशन स्टेट की बात कर लो, ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर लेते हैं। मतलब इनको अगर तुम पानी में डाल भी दिए, जैसे K4FeCN का होल 6 है, इसको तुमने माना पानी में डाल भी दिया, तो ज्यादा पानी में डाल भी दिया तो बहुत ज्यादा टूटा कैसे? 4K+ में। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है कौन? FeCN का होल 6 4-, ये तो नहीं आयोनाइज हुआ ना। मतलब ये आयनाइज का मतलब पानी में नहीं टूटा ना, ये तो ब्रेक नहीं हुआ। ये ब्रेक नहीं होने का मतलब समझ रहे हो कि ये जब नहीं ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रखे है, वो टूटा नहीं है, ये आइडेंटिटी पूरी मेंटेन करके रखा है। तुम क्या देख पा रहे हो? तुम यहां पर ये भी देख पा रहे होगे, बात नंबर 2, कि डबल सॉल्ट जो होता है, डबल सॉल्ट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस, डबल सॉल्ट जो होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस की प्रॉपर्टी को, कंस्टिट्यूएंट आयंस की जो प्रॉपर्टी है उनको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है इन एक्वस मीडियम। जैसे पानी के अंदर गया तो पानी के अंदर अगर तुम्हें अमोनियम का टेस्ट करोगे तो अमोनियम के बारे में तुम पता चलेगा। जैसे अमोनियम के लिए तुम अमोनिया गैस की फॉर्म में निकला, तुमने उसके अंदर HCl की रॉड डूबी ले जाओ तो तुमको व्हाइट फ्यूज के फॉर्म में मिलता था। नेस्लर रीजन डाल दो, रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा, मतलब अमोनियम आयन का टेस्ट देगा वो। फेरस का जो टेस्ट करोगे फेरस का टेस्ट मिलेगा, लेकिन इसमें तुम Fe2+ का टेस्ट करना चाहो तो नहीं मिलेगा। मतलब इसमें जो इसके इंडिविजुअल आयंस हैं उनको तुम नहीं डिस्टिंग कर सकते हो। मतलब इनमें इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स इंडिविजुअल आयंस हैं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम, आप उनको नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप उनको नहीं पहचान सकते हो बाय परफॉर्मिंग सम रिएक्शन, क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं हुआ आयन में। एक और बढ़िया डिफरेंस देखो, एक और अगला डिफरेंस जो है मेरा बच्चा वो क्या है कि डबल सॉल्ट के अंदर जो तुम मेटल देख रहे हो वो मेटल तुम्हें नॉर्मल वैलेंसी में देखने को मिलेगा। नॉर्मल वैलेंसी का मतलब जो जनरल वैलेंसी होता है उस वैलेंसी में देखने को मिलेगा। जैसे आयरन की जनरल वैलेंसी क्या होती है? 2 या 3। यहां देखो किस फॉर्म में? +2 की वैलेंसी फॉर्म में। लेकिन यहीं पे अगर हम इनमें बात करें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में तुम क्या देखोगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में तुम देखोगे कि जो मेटल होते हैं उनकी जो वैलेंसी होता है वैलेंसी ग्रेटर देन नॉर्मल।
उनकी वैलेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी, ग्रेटर देन नॉर्मल, उनकी वैलेंसी नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे आयरन की वैलेंसी मैक्सिमम 2-3 होती है, यहां देखो जरा 6-6 बॉन्ड बनाए पड़ा हुआ है। आयरन को देखो बेचारा वो 6-6 बॉन्ड बनाए, 6 साइनाइड के साथ जुड़ा है, तो ये नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मेटल की वैलेंसी जो होती है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, डबल सॉल्ट में मेटल की वैलेंसी नॉर्मल होती है। तो अगर इनको देखो तो एक आइडिया लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो डबल सॉल्ट से डिफरेंट है। 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट के एडिशन से ही बना है, लेकिन डबल सॉल्ट से डिफरेंट है। डिफरेंट कई मायनों में है, पूरी तरीके से पानी में नहीं टूटता है, इनके अंदर मेटल की वैलेंसी नॉर्मल से ज्यादा होती है, अपनी आइडेंटिटी एक्वस में भी बना के रखता है। अब हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि अगर माना मैंने कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया, जैसे ऐसे बनाया K4FeCN का होल 6, जरा इसको गौर करिए। यहां पर तुम कुछ नाम सुन रहे हो, यहां पर अभी देखो ये जो देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है मेनली उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हिस्सा। इसके अंदर मेनली तुम दो चीजें देख रहे हो, एक ये मेटल देख रहे हो, ये जो मेटल है इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, या फिर क्या बोलते हैं आयन। वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। और ये कुछ बगल में तुम देख रहे हो, इनको हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स बोलते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्या कहता है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी ये कहता है कि जो मेटल एटम और आयन है इनके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, इनके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और ये जो लीगेंड्स हैं जैसे यहाँ पर सीएन है, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे उनको जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और हम कहते हैं क्या है कि लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर देते हैं, और ये वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होते हैं, मेटल एटम आयन के पास। मतलब मेटल एटम आयन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। मैं अगर डिफाइन करना चाहूं कि क्या होते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयन, तो क्या बोलोगे, these are the elements of these are the elements of, ये एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक, ये एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के। विच एक्सेप्ट जो क्या करते हैं, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द लीगेंड्स, लीगेंड से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं विद देम, उनके साथ वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जरा डिस्प्ले में देखो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि बड़ा सिंपल है, डिस्प्ले जरा देखिएगा, गौर करिएगा। ये देखो कॉपर, ये मेटल एटम आयन है, ये सब लीगेंड्स हैं, ये लीगेंड के साथ देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े हैं, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़े हैं, मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कुछ मेटल एटम आयन होते हैं जो लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर आयरन जो है वो कॉम्प्लेक्स, वो मेटल एटम आयन है। मैं एटम और आयन बोलता हूँ, गौर करिएगा, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में होगा, या तो +2 की फॉर्म में या तो +3 की फॉर्म में, या एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी है, मेटल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इसलिए मेटल और आयन, मेटल एटम और आयन। अब लीगेंड्स क्या बला हुआ, लीगेंड्स एक्चुअली में क्या हुए, लीगेंड्स का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम आयन को। हम क्या बोलेंगे, दोज स्पीसीज, हम क्या बोलेंगे, दोज स्पीसीज विच डोनेट, ऐसे स्पीसीज जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, क्या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ना। दोज स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किसको, टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, उनको हम लीगेंड्स बोलते हैं। लीगेंड्स ऐसे स्पीसीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, और किसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। मतलब ये जो बगल में तुम देख रहे हो ना, ये जो जैसे कॉपर हो गया, यहाँ तुम कॉपर देखो, ये मेटल एटम आयन है, और जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं ये सब लीगेंड्स कहलाएंगे। मतलब अगर इस वाले एग्जांपल को देखो तो यहाँ आयरन जो है वो आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम आयन, सेंट्रल मेटल एटम आयन, और ये जो सीएन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, वो कहलाएंगे लीगेंड्स। तो ये एक्चुअली में लीगेंड्स है। डिफिनेशन सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स के नाम से जानते हैं। अब जरा आगे गौर करें, यहां पर जो लीगेंड्स होते हैं इनको देखो हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला जिसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट, दूसरा जिसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट, तीसरा जो होता है पॉलीडेंटेट।
ये किस पर बेस है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है कोई लिगेंड्स, कैपेसिटी कितनी है उसकी। मतलब ऐसे लिगेंड्स आप क्या बोलोगे, दोज लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच डोनेट, जो क्या करते हैं मेरा बच्चा, जो डोनेट करते हैं, विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल एटम और आयन, जो सेंट्रल एटम और आयन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं मोनोडेंटेट। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे Cn- हो गया, Br- हो गया, कोई भी हैलाइड ले लीजिए, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे आपने मान लिया वाटर हो गया, ठीक। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। जो मेरा बच्चा क्या होता है, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब कि ये अगर आएंगे तो ये मेटल एटम आयन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, एक, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे मेटल एटम आयन को, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो, दो इलेक्ट्रॉन देकर के कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसी कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता भी। अच्छा, डेंटेट वर्ड क्यों आया, डेंटेट वर्ड का भी अपना एक मतलब है। तो वो डेंटेट वर्ड डेंटिस्ट से, दांतों से जुड़ा लग रहा है। जैसे क्या होता है कि जैसे टंग जो होती है, टंग जो होती है वो सराउंडेड होती है किससे, टीथ से। जैसे हम लोगों को मालूम है जो टंग होती है, जो जीभ होती है, वो किससे सराउंडेड होती है, वो टीथ से सराउंडेड होती है। ये टीथ हो गए, ये डेंट वर्ड टीथ ही से समझ में आता है, डेंटिस्ट ऐसे करके, और ये टंग हो गई। तो वैसे ही माना जाता है कि जो मेटल होता है, मेटल एटम या आयन, वो घिरा होता है किससे, वो सराउंडेड होता है, वो सराउंडेड होता है लीगेंड से, वो लीगेंड से सराउंडेड होता है। इसीलिए लीगेंड्स के साथ ये डेंट वर्ड जुड़ने लग गया। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको एक नया नाम देते हैं, डेंटिसिटी भी कहते हैं। फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी मोनोडेंटेट, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, एग्जांपल आपके सामने है। कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, जो डोनेट करते हैं टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं किसको, अब आपको मालूम है मेटल एटम आयन को। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में जैसे हमने कह दिया ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट आयन। इसी में हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कह दिया ईएन, ईएन जो होता है इसका नाम है इथेन, इथेन 1,2 डाई अमीन, ये नाम है। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन, ऐसे कॉमन तरीके से बोलते हैं, इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। और करके लिख दो, ऑक्जिलेट हो गया, ईएन हो गया, एक्सेट्रा कई सारे मिल जाएंगे आपको, पूरी की पूरी टेबल देखोगे आप। अब देखो, ये देखो जैसे ऑक्जिलेट आयन है, ये लाइक दिस CO माइनस। अब कोई मेटल एटम आयन आएगा तो इसको एक इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, एक इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, और दो कॉर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो बाइडेंटेट, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे मोनोडेंटेट, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दे ट्राइडेंटेट, चार दे टेट्रा, पांच दे पेंटा। अब दो से ज्यादा, उनको सबको हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेट। मतलब वो ऐसे लिगेंड्स आ जाएंगे, दोज लिगेंड्स जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दोज लिगेंड्स विच डोनेट मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा, मोर देन टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करे, डोनेट करे, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब उसमें ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब आ जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मैं हेक्साडेंटेट का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया EDTA, बढ़िया एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का नाम देखो, डाइमीन का मतलब, पहले पहले इथाइलिन का मतलब देखो, इथाइलिन का मतलब एक आइडिया लग रहा होगा कि यार दो कार्बन तो होंगे ही होंगे ना, आइडिया लग गया होगा। अमीन का मतलब, डाइमीन का मतलब दो अमीन ग्रुप है, दो एन ग्रुप है, मतलब दो एन ग्रुप है, ये तो आइडिया लग ही गया होगा। अमीन का मतलब NH2 और ऐसे लगता है, तो अमीन का डेरिवेटिव ही है एक्चुअली में। और टेट्रासीटेट का मतलब चार एसीटेट है यहाँ, तो एक एसीटेट हम यहाँ बना देते हैं CH3CO माइनस, CH3COO माइनस, इधर हम बना देते हैं दो एसीटेट, एक इधर हमने इधर बना दिया CH3COO माइनस, एक इधर हमने बना दिया CH3COO माइनस, और एक एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन के पास। ये देखो, ये है EDTA, ये है EDTA। अब इसको जब कभी भी मिलता है सुनहरा मौका बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, मेटल एटम आयन के साथ, तो ये आराम से अकेले अपने दम पे कितने बॉन्ड बनाता है, 6, एक इधर से, एक इधर से, एक इस लोन पेयर से, एक इस लोन पेयर से, एक इन दो नेगेटिव चार्ज से, तो ये अकेले 6 कॉर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है।
क्योंकि इसके पास पावर है कि अकेले ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में हम लाके रख देते हैं, इसको हम हेक्साडेंटेट की कैटेगरी में लाके देते हैं। तो कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देखो एक बात सुनो, कोई कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उस बेसिस पे मैंने डिवीजन किया है। और इसको एक नाम भी हम दे सकते हैं, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, डेंसिटी। कोई पूछे कि क्या होता है डेंसिटी, हम बोलेंगे डेंसिटी का मतलब कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो ये बात तो याद रखिएगा, ये रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीजों को ध्यान से। कुछ बढ़िया अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे ब्रिजिंग लिगेंड्स, अलग ही टाइप का लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होंगे, जो ब्रिज बनाए, जैसे एक मेटल एटम आयन इधर है, जरा देखो गौर करो, एक मेटल एटम आयन इधर है, एक मेटल एटम आयन इधर है। अब ये जो ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, ये बेचारे दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं, मतलब ये दो या दो से ज्यादा मेटल एटम आयन को जोड़ सकते हैं। NH2 माइनस देख लो, तो एक ये तो इधर नेगेटिव चार्ज से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा और एक इधर लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। मतलब ब्रिजिंग लिगेंड्स हुए क्या, ये एक्चुअली में लिगेंड्स हैं। कौन से लिगेंड्स हैं, विच विच कैन डोनेट, which can donate electron pairs to two or more metal ion, two or more metal atom ion simultaneously। मतलब वो एक साथ, वो देखोगे कि एक साथ क्या करेगा, एक से ज्यादा मेटल एटम आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या दे पाएगा, डोनेट कर पाएगा। तो ब्रिज ही तो बना देगा, दोनों को जोड़ने का काम ही तो क्या, देखो एक मेटल एटम आयन इधर, एक मेटल एटम इधर। तो इस तरीके से जब तुम देखोगे ना कोई लिगेंड्स कि दो मेटल एटम आयन को जोड़ा करेगा, तो उनको हम जानते हो क्या बोला करेंगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कुछ लिगेंड्स हैं जो दो या दो से ज्यादा मेटल एटम को जोड़ने का काम करते हैं, देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल नहीं। चार्ज की बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई करने के पीछे कोई तो बेस होता है ना, तो बेस की बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले तुमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उस बेसिस पे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, टेट्राडेंटेट। अब देखो चार्ज की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज हम यहां पर डिवाइड करते हैं किसको, लिगेंड्स को। कौन कौन से में, एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक लिगेंड्स, एक होते हैं जिनको हम कहते हैं एनायनिक लिगेंड्स कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। इसी में एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स नाम से पता चल रहा होगा, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके कोई चार्ज नहीं होता है, और एक होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, केटानिक, उनको बोलते हैं केटानिक लिगेंड्स। एनायनिक का मतलब नेगेटिव, तो पहले ही अंदाजा लग गया होगा। तो एनायनिक लिगेंड्स आइडिया खुद ही लग गया होगा, जिन लिगेंड्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल हम लिख देते हैं, Cn माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, एग्जांपल तो अभी आपने लिखे ही थे, ऑक्सीलेट ही ले लो, उसके ऊपर भी 2 नेगेटिव था, एक्सेट्रा। जिनके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, लोन पेयर्स भी दे सकते हैं। जैसे हमने कहा वाटर, एग्जांपल ले लो, वाटर में ले लो एग्जांपल, अमोनिया भी आ जाए एग्जांपल ले लो, ईएन भी अभी तुमने एग्जांपल पढ़ा था, तो कई सारे एग्जांपल मिलेंगे, इथेन 1,2 डाइमीन। कुछ केटानिक लिगेंड भी होते हैं, जैसे नाइट्रोसियम आयन, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल दें NH2 NH3 प्लस, हाइड्रोजोनियम आयन आता है, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजनियम आयन बोलेंगे इसको। तो चार्ज की बेसिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, उस बेसिस पे भी हम लिगेंड्स को 3 हिस्सों बांटते हैं, एनायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, केटानिक लिगेंड्स। नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक लिगेंड्स, पॉजिटिव चार्ज है तो केटानिक लिगेंड्स, कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ये लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन चार्ज की बेसिस पे भी किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए एम्बिडेंट लिगेंड्स, अगली कहानी किसकी निकली, एम्बिडेंट लिगेंड्स। क्या होता है भाई एम्बिडेंट लिगेंड्स, देखो जरा। एम्बिडेंट लिगेंड्स बेटा उनको कहते हैं, जैसे तुमने सुना नहीं होगा, दो धारी तलवार, दो साइड से जो अटैक कर सकते हैं। एक तलवार होती है जो एक साइड से अटैक कर सकती है, कुछ तलवार ऐसी होती है जो दो तरफ से अटैक कर सकती है। मैं इधर से बिल्कुल खोपड़ी काट दी, इधर से भी खोपड़ी काट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड, दो साइड से अटैक कर सके, मतलब दोज लिगेंड्स विच कैन, दोज लिगेंड्स आप कहोगे दोज लिगेंड्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द टू डोनर साइट्स, टू और मोर डोनर साइट्स, टू और मोर डोनर साइट्स, दो या दो से ज्यादा डोनर साइट की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, डोनेट कर सके। जैसे NO2 देखो, अब NO2 को तुम जरा देखो, NO2 जो होता है
वो ऐसे भी मतलब n की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब वो n की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको नाइट्रो करके पढ़ते हैं, और वो चाहे तो ऑक्सीजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं ONO, ऑक्सीजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। किसको? मेटल एटम आयन को। तो हम नाइट्रीटो पढ़ते हैं। तो ये जो होता है एम्बिडेंट लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं मेरा बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं दो तरफ से, दो या दो से ज्यादा डोनर साइड से डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी डोनेट कर पा रहा है। NO2 को देखो, तो NO2 किस कैटेगरी में आ गया? एम्बिडेंट लिगेंड्स। याद रखना एग्जाम में ये सब आता है, एक नंबर में पूछा जाएगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, एक एग्जांपल। तो एम्बिडेंट लिगेंड कैन बी डिफाइंड एज दोज लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम टू और मोर देन टू डोनर साइड, दो या दो से ज्यादा साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एम्बिडेंट लिगेंड्स। अगली डेफिनेशन पे आइए। आज हम सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर लेंगे। जब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होंगे तभी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में आइडिया भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो उसके कई सारे हिस्से होते हैं, लेकिन जो हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, देखो जैसे ये हिस्सा किसके अंदर लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो इनको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर तुमसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे नॉन आयनाइजेबल पार्ट। ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, ये पानी में जाने पे टूटता नहीं था, तुमने देखा होगा। नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है विच इज रिटन इन, जिसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा येलो वाला बैकग्राउंड से मिटा देता हूं, देखिए जरा। जो मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है? विच इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। अब देखोगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है जनरली हम क्या देखते हैं? वो होता है कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो नॉन आयनाइजेबल पार्ट था, जो आयनाइज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स आयन भी कह सकते हो, जो आयनाइज नहीं होता है। ये तीन तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे इन पे देखो, तुम क्या देख रहे हो? पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इनको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। इनको तुम ये भी कह सकते हो कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दी ज्यादा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इन पे निगेटिव चार्ज है तो इन टाइप के कॉम्प्लेक्स को तुम एक और नाम दे सकते हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तुम कह सकते हो कि भाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई भी हिस्सा पानी में जाकर टूटेगा नहीं, लेकिन चार्ज के बेसिस पे इनको और नाम दिए जा सकते हैं। जैसे इनको तुम बोल सकते हो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इन्हें तुम क्या नाम दे सकते हो? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स भी तुम्हें कई तरीके से देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है, कॉम्प्लेक्स आयन वाला हिस्सा बोलो उसे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉरी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में तो और भी हिस्सा जुड़ सकता है, आयनाइजेशन पार्ट भी होता है उसमें, आयनाइजेबल पार्ट भी। तो जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, किसी भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है, उस नॉन आयनाइजेबल पार्ट को ही हम एक नाम दे देते हैं एंड दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयंस। आसान है, कठिन नहीं है, बस चीजों को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा अगला, ये बढ़िया डेफिनेशन है। इसको बोलते हैं चिलेटरिंग या चिलेशन इफेक्ट। इसको आप चिलेशन इफेक्ट बोलो या कहीं कहीं पे इसको बोलते हैं चिलेटरिंग, ऐसे भी पूछता है। ये कहता क्या है कि व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जनरली पॉलीडेंटेट लिगेंड्स देखने के लिए, व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मेक a ring of five or more than five member ring, make a 5 or more than 5 member ring। कभी कभी तुम देखोगे कि ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या करते हैं? ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बनाते हैं क्या? मेक अ 5 और मोर देन 5 मेंबर रिंग विद मेटल एटम आयन। जब वो मेटल एटम आयन के साथ जुड़ते हैं, मेटल एटम आयन के साथ जब जुड़ते हैं, मेटल एटम या आयन के साथ जुड़ते हैं, तो 5 या 5 से ज्यादा मेंबर की एक रिंग बना देते हैं। दिस रिंग इज नोन एज, इस रिंग को हम क्या जानते हैं? दिस रिंग इज नोन एज, इस रिंग को हम क्या जानते हैं? नोन एज चिलेट रिंग। इस रिंग को हम क्या कहते हैं? इस रिंग को हम कहते हैं चिलेट रिंग। ये जो रिंग है, इस रिंग को हम क्या कहते हैं? इस रिंग को हम कहते हैं चिलेट रिंग। इस रिंग को हम कहते हैं चिलेट रिंग। एंड ड्यू टू दिस, ये भी बड़ा गौर रखने वाली बात है, एंड ड्यू टू दिस चिलेट रिंग, और इस चिलेट रिंग की वजह से, एंड ड्यू टू दिस चिलेट रिंग, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उनको क्या मिलती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी विच इज नोन एज, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, विच इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट, जिसको आप जानते हो किस नाम से, चिलेशन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। तो रिंग जो बन रही थी वो चिलेट रिंग, और उसके कारण कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिलती है। जरा देखो ये इसको देखो गौर से, जरा देखो, अब इसको तुम देख पा रहे होगे मेरा प्यारा बेटा, यहाँ देखो जरा, ये जैसे मेटल एटम आयन है, अब ये एक ऐसे नहीं जैसे मान के चलो कि स्कॉर्पियन ऐसे बांध लेता है दोनों तरफ से, वैसे ही क्लोजिंग बांध रहा है। ये जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ज्यादातर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स देखने मिलेगा कि पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल एटम आयन के साथ जुड़ेंगे ना तो एक रिंग बना देंगे, क्लोज रिंग बना देंगे। जैसे तुम ऊपर देखो, जैसे ये जो था ईएन तो पॉलीडेंटेड की कटिंग क्लास में तो बाइडेंटेड है, बस उसको भी पॉलीडेंटेड ही कह लो। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल एटम आयन के साथ जुड़ा तो देखो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की एक रिंग बनी कि नहीं बनी। तो ये जो 5 मेंबर की इंडिविजुअल रिंग आप देख रहे हो, इस इंडिविजुअल रिंग को हम एक नाम देंगे, दैट इज नोन एज चिलेट रिंग। इसको हम क्या कहेंगे, चिलेट रिंग बोलेंगे। और इस रिंग के कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबिलिटी भी मिलती है, ये भी गौर करने वाली बात है। अरे एक बात समझो जरा, अगर यही कॉपर में ये हिस्सा ऐसे जुड़ा होता, मतलब एक हिस्सा ऐसे अलग जुड़ा होता, एक हिस्सा ऐसे अलग जुड़ा हुआ, ठीक। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ऐसे बोलें कि ये कॉपर है, इसी के अंदर ये हिस्सा इसके साथ कॉन्टेंट बॉन्ड बनाए हैं, ये पार्ट इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये आपस में भी जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़ा है ना। अब मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें इसको रिप्लेस करना है, तुम्हें इसको हटाना है, यू हैव टू रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस पार्ट, तो इसको हटाना ज्यादा कठिन है, किसको, इसको हटाना ज्यादा आसान है, इसको कठिन है क्योंकि ये दो तरफ से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं रिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। ये तुम्हें काम की चीज है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब डिस्कस करेंगे तो उन फैक्टर में से ये भी फैक्टर आएगा वहां पे। चिलेट रिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, और हम इस इफेक्ट को एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मेटल एटम आयन के साथ 5 या 5 से ज्यादा मेंबर की कोई रिंग बनाए, रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग, उससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इस इफेक्ट को कहते हैं चिलेशन इफेक्ट। अब आया कोऑर्डिनेशन नंबर, आसान सी चीज है, आ जाता है, हम कह सकते हैं कि 1 नंबर में इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, कई बार पूछ सकते हैं आपसे। कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करोगे, द टोटल नंबर ऑफ coordinate bond, the total number of coordinate bonds made by ligands with metal atom or ion, मतलब टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, मैं लिगेंड्स के नंबर की नहीं बात कर रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पर जरा गौर करो, यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये 6 अमोनिया ग्रुप है, तो ये एक एक बॉन्ड बनाएंगे तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टोटल आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी मोनोडेंटेट है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 2 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो ये नहीं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तुम 3 बोल दो क्योंकि 3 लिगेंड्स है, ये भी गौर करने की जरूरत है किस चीज की, कि वो कितने बॉन्ड बनाता है। अरे देखा नहीं था ऑक्सिलेट आयन अकेले कितने बॉन्ड बनाता था, अकेले 2 बॉन्ड बनाता था, टोटल है कितने, 3, तो ये टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएगा, 3 × 2 6, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है। मतलब कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो लिगेंड्स को मत काउंट करो, उनको तो काउंट करना पड़ेगा, मतलब लिगेंड की काउंटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता है। एक्चुअली में अगर वो मोनोडेंटेड है तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो अकेले 2 बॉन्ड बनाता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में क्या होता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिएगा, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं, समझ सकते हो, एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को याद रखना है। अगला देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें बची हैं, बस 5 से 10 मिनट दीजिए, फिर आपको हम फ्री कर देते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या भला है, इसको कहते हैं, हम कहते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज 3D मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स around the central metal atom और आयन। मतलब हम क्या बोलेंगे कि लिगेंड्स का
सेंट्रल मेटल एटम आयन के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मतलब लिगेंड्स अरेंज कैसे चारों तरफ। अब जैसे ये 4 ही लिगेंड में बनाऊंगा, अब ये 4 लिगेंड्स इसके चारों तरफ क्या ऐसे अरेंज है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। एक ज्योमेट्री तुमने पढ़ा होगा 11th में कि स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में अरेंज है। क्या ये 4 लिगेंड्स मेटल एटम आयन के पास जुड़े हुए हैं कैसे, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। क्या ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े हैं, क्या वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में जुड़े हैं। जैसे इस तरीके की ज्योमेट्री जो होती थी उसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते थे, इस तरीके की ज्योमेट्री को हम क्या कहते थे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहते थे। तो लिगेंड्स मेटल के चारों तरफ खुद को अरेंज किस पैटर्न में किए, कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज है, किस तरीका का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम एक नाम दे देंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सिंपल से डिफिनेशन है, बना के आराम से लिख सकते हो, समझ के याद करोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को और भी 2 नाम से ब्रेक किया गया, एक को बोला गया होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक को बोला गया हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाम सुना सुना है, होमो, होमो का मतलब सेम, ये तो जरूर मान जानते हो, होमो का मतलब सेम। मतलब हम क्या बोलेंगे, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which all ligands are of same type। सारे लिगेंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों, एक ही जैसे मतलब एक ही हों, सेम टाइप नहीं, सेम हो, टाइप भी छोटा, सेम हो, तब हम उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां पर देखो K4FeCN का होल 6, लिगेंड्स कितने थे, 6, लेकिन 6 के 6 लिगेंड्स कौन थे, CN, 6 के 6 लिगेंड्स कौन थे, CN थे। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर लिगेंड्स अलग अलग हो जाए, जैसे इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करूं, मैं ऐसे करूं, मैं यहां पर लिख दूं, मान के चलो कि एक में लगा दूं H2O का होल ट्वाइस, और यहां पर मैं लिख दूं Cl4, K2 यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं Cl4, थोड़ा सा बदल दिया हमने कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को जरा देखो, जहां पर वाटर है अलग लिगेंड्स, Cl है अलग लिगेंड्स, तो डिफरेंट लिगेंड्स हो गए ना। तो अगर तुम कॉम्प्लेक्स को देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसको हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मुझे नहीं लगता यार ये कोई कठिन डिफिनेशन है या ऐसी कोई डिफिनेशन है जिसको समझा ना जा सके। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सारे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं, जिसमें लिगेंड्स अलग अलग टाइप के मिल गए, तो उस कॉम्प्लेक्स को हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आसान से डिफिनेशन है, ये सब थोड़े थोड़े समझ लो तो चैप्टर भी आराम से आपको समझने में आसानी मिलेगी। चीजें आसान थी, मुझे नहीं लगता है कि कोई खास समस्या थी। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, टर्मोलॉजी थी, वो मैंने सब कुछ आपके सामने कवर किया है। आप लोगों को लगभग आइडिया मिला होगा। मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए। मैंने बोला आपको क्या, मैंने बोला कि जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। हम रिकैप करा देते हैं, मतलब आपको एक जल्दी से क्विक रिवीजन कराता हूं, ठीक है। उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो जैसे ये है FeCN का होल 6। जैसे इसमें एक बात और गौर करो, जरा एक बात और गौर करने वाली बात है कि ये जो हिस्सा तुम बाहर देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इसको तो नाम नहीं तुम्हारे सामने आया। एक्चुअली जो हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है इसका भी एक नाम है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन स्पेयर। इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं, क्योंकि जब पानी में हम इसको डालते हैं तो ये क्या होता है, ये आयनाइजेबल पार्ट होता है। जो आयनाइजेबल पार्ट होता है पानी में डालने पर, इन एक्वस मीडियम पानी में डालने पर जो आयन में कन्वर्ट हो जाए, उस आयनाइजेबल पार्ट को हम आयनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा। जरा एक बात देखो, हमने कौन कौन से शब्द बताए, हमने आपको शब्द बताया कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम आयन को। फिर हमने यहाँ पर टर्म बताया कि भाई सेंट्रल एटम या आयन क्या होते हैं, हमने ये भी आपको बताया। लिगेंड्स को हमने डिवाइड किया 3 हिस्सों में। पहले तो हमने बोला कि डेंटिसिटी की बेसिस पे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट एग्जाम्पल याद करवाए। मैंने चार्ज की बेसिस पे डिवाइड किया, जिसमें से हमने पॉजिटिव लिगेंड्स और हमने डिवाइड किया नेगेटिव लिगेंड्स, हमने डिवाइड किया न्यूट्रल लिगेंड्स, हमने डिवाइड किया। हमने आपको ये भी बताया कि एम्बिडेंट लिगेंड्स जैसी भी कोई चीज़ होती है, एम्बिडेंट लिगेंड्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। मैंने ये भी बताया कि भैया ब्रिज लिगेंड्स जैसी भी कोई चीज़ होती है।
ब्रिज लिगेंड्स जैसी भी कई चीज होती है। देखो ये सब डिफिनेशन ही तो है, ये डिफिनेशन कहीं से भी आ सकती है। सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या होता था, ये आपको बताया गया, एग्जाम्पल भी दिए गए कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। आपको ये भी बोला गया कि भैया कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या बला होती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या बला होती है, 3D एलिमेंट। आपको ये भी बोला गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अभी मैंने बताया कि बताओ आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, व्हाट इज द आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, आपको आयनाइजेशन स्फीयर पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स आपको मैंने बताया क्या होते हैं, ये आपको मालूम है। आपको मैंने अभी बताया कि डेंसिटी क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं डेंसिटी कहते हैं। आपको मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज होती है। मैंने आप लोगों को बताया कि चिलेट रिंग क्या होती है, या चिलेट रिंग या चिलेशन इफेक्ट क्या होता है। मतलब अगर ध्यान से देखो तो तुमने इसमें जो टर्मिनोलॉजी वाला हिस्सा था वो लगभग लगभग पूरा कवर कर लिया है। अब अगर आप ये छोटे छोटे टर्म याद कर लोगे ना, तभी आपका जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बनेंगे, नंबर आने के जो चांस होंगे, वो आप लोगों को आराम से नंबर आ सकते हैं। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी वाला जो पार्ट था वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।